भारत की छोरियों ने रचा इतिहास और चक दे इंडिया से गूंज उठा स्टेडियम। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कमाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। ये पहली बार है जब टीम सेमीफाइनल में खेलेगी। भारत की तरफ से सिर्फ एक गोल किया गया जो गुरजीत कौर ने किया। इससे पहले 1980 ओलंपिक्स में महिला हॉकी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, तब भी टीम टॉप 4 का हिस्सा बनने में कामयाब हुई थी। इस बार पुरुष हॉकी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। 49 सालों के बाद पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास दोहराया है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ई-रूपी की पीएम मोदी ने की शुरुआत। ई-रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसे पूरी तरह से कैशलेस व कॉन्टैक्टलेस यानी संपर्क रहित बनाया गया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा ई-रूपी प्रदाता को भुगतान किया जाए। आइए जानते हैं ई-रूपी क्या है, यह काम कैसे करेगा और इसका इस्तेमाल कहां हो सकता है। ई-रूपी को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। यह डिजिटल भुगतान के लिए पूरी तरह से एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है। ई-रूपी एक प्रीपेड ई-वाउचर है। यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई-वाउचर के रूप में काम करता है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचाया जाता है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने की अनुमति देगा। ई-रूपी सेवाओं के स्पॉन्सर्स को बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। मानसून सत्र चल रहा है और सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की घेराबंदी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे नाश्ते पर बुलाया है। राहुल ने दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेताओं को भी न्योता दिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। वहीं TMC ने कहा है कि अभी नाश्ते के लिए औपचारिक बुलावा नहीं आया है। दूसरी तरफ विपक्ष के दो बड़े नेता लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद थे। ऑटो एक्सपो 2022 हुआ स्थगित। कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते लिया गया फैसला। सायम द्वारा अगले साल होने वाले ऑटो एक्सपो 2022 की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका आयोजन 2 से 9 फरवरी 2022 के बीच किया जाना था। पिछली बार यानी 2020 में ऑटो एक्सपो कोविड-19 के खतरे के बीच बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया गया था और हर 2 साल में होने वाले इस ऑटोमोबाइल के मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट में किया जाता है। अब खबर आई है कि अगले साल होने वाले ऑटो एक्सपो 2022 की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसका आयोजन 2 से 9 फरवरी 2022 के बीच किया जाना था। सायम का कहना है कि फिलहाल दर्शकों, निर्माताओं और बाकी सभी कर्मचारियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ऐसे में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आगामी ऑटो एक्सपो का आयोजन तय समय से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आयोजन के अगले चरण की तारीख का फैसला साल के अंत तक कोविड-19 की स्थिति को देखकर लिया जाएगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है कोवैक्सीन। ICMR के अध्ययन से लगी मुहर। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत के बाद से ही यह वैक्सीन आपातकालीन मंजूरी के तहत लोगों को दी जा रही है। कोवैक्सीन का बच्चों पर भी परीक्षण चल रहा है और सितंबर की शुरुआत में इसके ट्रायल के नतीजे सामने आ सकते हैं। ट्रायल सफल रहे तो उसके बच्चों पर इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। एम्स प्रमुख पहले ही सितंबर अंत तक भारत में बच्चों के लिए एक वैक्सीनेशन शुरू करने का संकेत दे चुके हैं। कोवैक्सीन को ब्राज़ील, फिलीपींस, ईरान, मैक्सिको सहित 16 देशों में आपातकालीन इस्तेमाल के तहत मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन पर आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति प्राप्त करने के लिए WHO के साथ सहयोग कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी के बाद इसका कहीं भी इस्तेमाल और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।